गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज हम बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा डिटरमिनेंट में क्रैमर रूल बताएंगे। क्रैमर रूल से हम ये बताएंगे कि अगर हमारा कोई रैखिक समीकरण हो उसको हल करने के लिए कैसे क्रैमर रूल का यूज करते हैं, और आज हम क्रैमर रूल पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम डिटरमिनेंट का क्रैमर रूल बता रहे हैं, जिसका हम डिस्कस करेंगे कि क्रैमर रूल है क्या और क्रैमर रूल को हम कैसे फॉलो करते हैं और इसको करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। पहले तो कुछ चीजों को देख लिया जाए। क्रैमर रूल में रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक रैखिक समीकरण निकाय रैखिक समीकरण निकाय, और इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये निम्न प्रकार का होता है। रैखिक समीकरण निकाय जो है वो निम्न प्रकार का होता है। पहला है समघाती, समघाती रैखिक समीकरण निकाय, समघाती समघाती रैखिक समीकरण पहला हमारा है समघाती, समघाती रैखिक समीकरण निकाय, मतलब होमोजेनियस, होमोजेनियस समघाती, समघाती रैखिक समीकरण निकाय, होमोजेनियस रैखिक समीकरण निकाय। इसमें होता यह है कि ax + by + cz = 0 के रूप में लिखा जाता है। ax + by + cz = 0 के रूप में लिखा जाता है। ax + by + cz = 0 के रूप में लिखा जाता है। यह एक रैखिक समीकरण आती है। इसे हम x y + z = 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। यह हमारा समघातीय रैखिक समीकरण है कि जिसको हम ax + by + cz = 0, x + y + z = 0 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके लिए x + y + z = 0, ये तो हमारा रैखिक समीकरण है। उसके बाद असमघातीय रैखिक समीकरण, नॉन होमोजेनियस, ये होमोजेनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजेनियस, असमघाती, असमघाती, असमघाती रैखिक समीकरण निकाय, नॉन होमोजेनियस, असमघाती रैखिक, असमघातीय रैखिक समीकरण निकाय। इसमें यह होता है असमघातीय रैखिक समीकरण निकाय में यह होगा कि ax + by + cz, ax + by + cz, ax + by + cz + d = 0 और d not equal to 0, जो d हो हमारा 0 के बराबर नहीं, तो असमघातीय रैखिक समीकरण कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि इसको हम लिख सकते हैं x + y + z = 1, x + y + z = 1। ये हमारा क्या हो गया? असमघाती, मतलब ये नॉन होमोजेनियस और ये होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या है? ax + by + cz = 0 और जिसको हम x + y + z = 0, और असमघातीय रैखिक समीकरण में x + y = 1, ax + by + cz + d = 0 और d not equal to 0।
ये हमारा असमघातीय समीकरण है। अब असमघातीय रैखिक समीकरण निकाय, समीकरण का वो निकाय जिसका हल निकाला जा सकता है उसको संगत समीकरण कहते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि अगर समीकरण का वो निकाय जिसका हल निकाला जा सकता है संगत समीकरण कहलाता है। हल अद्वितीय हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। असंगत समीकरण का ऐसा निकाय जिसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता है असंगत समीकरण कहलाते हैं। देखिए हमने क्या क्या बता दिया आपको। हमने पहले बताया रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में हमारा आता है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस में यह होता है कि ax + by + cz = 0, x + y + z = 0 और नॉन होमोजेनियस रैखिक समीकरण में यह होता है ax + by + cz + d = 0 मतलब x + y + z = 1। अब उसके बाद संगत होता है और असंगत होता है। संगत में ये होता है कि जिसमें हम एक से दो हल निकाल सकते हैं और असंगत में ये होता है कि हम हल नहीं निकाल सकते। संगत में क्या है कि हम हल निकाल सकते हैं और असंगत में क्या है कि हम हल नहीं निकाल सकते, तो उसे हम असंगत बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्रैमर रूल को फॉलो करेंगे। क्रैमर रूल होता है, ठीक है। मैं जानता हूं कि आप रैखिक समीकरण भी जान चुके हैं। अब इसके बाद हम क्रैमर रूल देखेंगे कि ये क्रैमर रूल होता है। क्रैमर रूल अब क्रैमर जो रूल है उसको संगत क्रैमर नियम जो होता है संगत समीकरण, संगत रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए गणितज्ञ क्रैमर ने एक विधि बताया, उसे हम क्रैमर रूल कहते हैं। मान लें कि कोई हमारा समीकरण है a1x + b1y + c1z = d1। असंगत नॉन होमोजेनियस के लिए a1x + b1y + c1z = d1 और a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ये तीन हमारे समीकरण पे संगत रैखिक समीकरण है। इसका हल निम्न रूप से दिया जाएगा, मतलब हल किया जाएगा। कहने पर नॉन होमोजेनियस जो इक्वेशन होंगे उन्हीं को हम सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर के नियम से। होमोजेनियस नहीं, नॉन होमोजेनियस को। तो इसके लिए हम कहते हैं ये फार्मूला होता है x = del1/del, फिर y = del2/del, फिर z = del3/del। x = del1/del और del2/del और del3/del3। अब कहा है कि क्रैमर नियम क्या है? क्रैमर नियम क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन उसमें जो नॉन होमोजेनियस होता है, जो नॉन होमोजेनियस होता है उसी को हम सॉल्व करते हैं और कुछ वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम क्रैमर नियम कहते हैं। जैसे अगर होमोजेनियस है तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे,
नॉन होमोजीनियस है निकाल लेंगे। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या अंतर है? तो होमोजीनियस ax + by + cz = 0 होता है। यहाँ पे ax + by + cz + d = 0, d ≠ 0 होगा। कहने का मतलब कि d की वैल्यू होगी, जैसे ये कह सकते हैं कि x + y + z = 1, वो नॉन होमोजीनियस है। और होमोजीनियस क्या है? x + y + z = 0, वो हमारा होमोजीनियस है। उसके लिए हम क्रैमर रूल यूज करते हैं। क्रैमर में x = del 1/del, y = del 2/del, z = del 3/del। और ये del क्या है? वो del होता है del = a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और a3 b3 c3। a1 b1 c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये del हो गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ऐसे ही del 1 के लिए हमारा हो जाएगा कि a1 del 1 के लिए d1 d2 d3 d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 del 1 d1 d2 d3 d1 d2 d3 ऐसे ही c1 c2 c3। ऐसे ही del 2 के लिए हो जाएगा a1 a2 a3 a1 a2 a3 फिर d1 d2 d3 d1 d2 d3 और c1 c2। ये del 2 हो गया। ऐसे ही del 3 के लिए हमारे पास हो जाएगा del 3 के लिए होगा हमारा a1 a2 a3 फिर b1 b2 b3 और b1 b2 और यही सब मान हम del 1 del 2 del 3 और del की वैल्यू पुट कर लेंगे। इससे हम x y और z की वैल्यू निकाल लेंगे और ये हमारा फ्री वेरिएबल का इक्वेशन होगा। और इसी से हम ये साफ कर लेंगे कि हमारा जो क्रैमर रूल है वो कैसे साफ होगा। क्रैमर रूल के लिए हमने बताया पहले ही कि सबसे पहले हम करते ये है कि क्रैमर नियम में अगर हमारा नॉन होमोजीनियस है, a1x + b1y + c x + y + z = 1, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर होमोजीनियस है तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर नॉन होमोजीनियस है तभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर होमोजीनियस है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्रैमर नियम। आप कह सकते हैं कि ये मेन फार्मूला है x बराबर del 1 del x बराबर del 1/del y बराबर del 2/del और z बराबर del 3/del। ये हमारा क्रैमर का नियम है और इसका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल को एक बार हम पढ़ ले रहे हैं, जिसको आप देख लें, सुन लें। क्रैमर के नियम से रैखिक समीकरण को हल करने की सरल निम्न विधि है, जो वर्किंग रूल है। पहला, दिए गए समीकरण को गुणांक सारणिक बनाएं तथा डेल से सूचित करें तथा डेल का मान प्राप्त करें। जो हमने ये किया कि ये डेल की वैल्यू हमने निकाला और डेल का मान प्राप्त करें। तो डेल का मान प्राप्त करने के लिए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हमने किया। क्या किया? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। उसके बाद हम करते ये है कि अब इस सारणी डेल के प्रथम स्तंभ के स्थान पर समीकरण के अचर पदों का स्तंभ लिखें तथा इसे del 1 के सूचित करें, इसका मान प्राप्त करें। कहने का मतलब del 1 के जहां a1 b1 c a1 a2 a3 है, वहां पे ये कांस्टेंट वैल्यू रखें b1 b2 b3 और फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये हमारा del 1 निकलेगा। ऐसे ही del 2 के लिए हम करेंगे ये कि a1 a2 a3 और बीच में d1 d2 d3 c1 c2 c3। ऐसे ही हम del 3 की वैल्यू निकालेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 और b1 b2 d3 और उसके बाद इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। कहने का मतलब हम मेरा वर्किंग रूल जो है
वो भी यही है कि किसी भी तीन समीकरण के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहले डेल निकालेंगे, फिर डेल 1 निकालेंगे, डेल 2 निकालेंगे, डेल 3 निकालेंगे और x बराबर डेल अपॉन डेल 1, y बराबर डेल अपॉन y बराबर डेल 2 अपॉन डेल और z बराबर डेल 3 अपॉन डेल। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं कि देख ले सॉल्व करके। क्रेमर नियम जो है से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है जिसको आप सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर एक स्टेप अगर डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप जानते हैं तो क्रेमर के भी नियम आप सीख जाएंगे और एक बार क्रेमर का नियम सीख गए और इसका प्रैक्टिस कर लिए तो ये कंफर्म है कि आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन है 6x + y - 3z 6x plus क्वेश्चन है 6x + y - 3z 6x + y - 3z = 5 x plus 6x plus y minus 3z equal to 5 x plus 3y minus 2z x plus 3y minus x plus 3y minus 2z x plus 3y minus 2z equal to 5। तीसरा इक्वेशन है हमारा 2x plus y plus 4z 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 equal to r8। तो क्रेमर के नियम से सॉल्व करो। तो क्रेमर के नियम से हल करो। तो क्रेमर के नियम से हल करें। सबसे पहले इसमें डेल निकालेंगे। जो डेल होगा वो हमारा क्या होगा कि डेल निकालेंगे। डेल के लिए डेल इक्वल टू 612 जो x का वेरिएबल है x का कोएफिशिएंट है तो क्या है 6 1 2। फिर y का जो कोएफिशिएंट है 1 3 1। फिर जो z का कोएफिशिएंट है 3 -2 हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले करेंगे ये अगर 6 का जैसे डिटरमिनेंट हम निकालते थे, डिटरमिनेंट का एक्सपेक्ट करते थे कि पहले 6 लेते थे एक्सपेक्ट करते थे ना, वैसे ही हम काम करेंगे 6 का एक्सपेक्ट करेंगे। ये हुआ 6। जब 6 लिया ये इस बार 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 12 होगा। फिर 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा हमारा ये 6 इसको हम लेंगे। उसके बाद हम 1 लेंगे माइनस का 1 लिखा 1 लिया ये खत्म हुआ ये खत्म हुआ तो ये हो क्या हो गया हमारा 4 हो गया और इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा +4 हो गया। फिर हमने क्या किया 3 लिया +3
और 3 लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 20 होगा, 1 में 1 मल्टीप्लाई किया 1 और ये हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 6 into 14 minus 8 और minus 50 5 इधर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 24 2 और 84 और ये हो जाएगा 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 20 कितना है हमारा, डेल बराबर 84 माइनस 8 और ये हमारा -3 है, ये हमारा -3 हो जाएगा। जब -3 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो ये 8 ये सेपरेट होगा, तो सेपरेट होगा तो आपका बचेगा कितना, प्लस के साथ 7 और ये हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, ये हमारा डेल क्यू क्या है 91, डेल क्यू क्या है 91। ऐसे ही डेल 1 हम निकालेंगे, अभी हमने डेल 1 डेल निकाला, अब डेल 1 निकालेंगे, डेल 2 निकालेंगे, डेल 3 निकालेंगे। डेल 1 निकालने के लिए अगर हम डेल 1 निकाल लेंगे, डेल 1 निकालने के लिए एक जगह पे हम क्या करेंगे 5 8 और फिर 1 3 1 1 3 1 और -3 -2 और ये होगा ना, डेल 1 निकालने के लिए 5 5 8। अब फिर वही डिटरमिनेंट का प्रोसेस यूज करेंगे। जब डिटरमिनेंट का प्रोसेस यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हम 5 लेते हैं, ये 5 किया और क्या हो जाएगा, ये अब ये 20 बार 3 हो जाए 12 होगा और इसमें होगा ये प्लस 2 होगा। फिर हम 1 लेंगे -1 लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 20 होगा -1 ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा 60। फिर हम क्या लेंगे -3 लेंगे, अगर हम -3 लेते हैं तो ये हमारा कटर होगा, फिर हमारा 5 और 3 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 20। देखिए हम पहले रो के हिसाब से ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी रो के हिसाब से एक्सपेंड किया, यहाँ पे भी रो के हिसाब से एक्सपेंड किया और जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो रो के हिसाब से ही एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो 5 में इंटू 14 12 to 14 हो गया और उसके बाद ये हमारा -1 होगा 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अरे 0 में 6 2 1 3, उसके बाद ये -3 और 24 में से -3 5 जाए, ये 5 जाए तो -19 हो जाएगा। ठीक है, ये -19 हुआ और जब -19 होगा तो देखेंगे ये क्या आ रहा है, ये 20 हुआ 5 हो गया 22 और 5 1 जब हुआ 5 17 हो गया और ये हो गया हमारा 26, ये हमारा 26 और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस होगा और ये 27 और ये 257 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 3 और 27, फिर ये होगा हमारा 11 और 11। तो कह सकते हैं कि डेल 1 की वैल्यू तो होगी हमारी 90, डेल की वैल्यू भी हमारी 91, डेल की वैल्यू भी हमारी 91। ऐसे ही हम डेल 2 निकालेंगे। अब ये डेल 2 निकालेंगे, अभी तक हमने क्या निकाला डेल 1 निकाला, डेल 2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि डेल 1 निकालने के लिए डेल 2 निकालने के लिए 6 1 2 और फिर ये 5 5
ए और ये हो जाएगा -3 -2 ये डेल 2 निकलेगा। डेल 2 निकालने के लिए भी वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है। इसमें भी हम 6 कॉमन लेंगे। अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? अगर 6 कॉमन लेते हैं तो ये हटेगा तो ये बचेगा हमारा 5 हो गया 20। फिर 8 में हम करेंगे तो ये प्लस होगा 16। आया बात समझ में? फिर हम क्या करेंगे 5 लेंगे -5 और -5 लेंगे तो ये खत्म होगा, ये बचेगा 4 और ये बचेगा +4। अरे 2 2 जा 4 और माइनस यहां पहले से लगता है तो वो हमारा +4 हो जाएगा। फिर हमारा क्या बचा -3 है -3 और ये खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 8 और ये बचेगा 10। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा 6 और ये हो जाएगा 36 -5 8 या 40 और ये 2 बचेगा तो 6। ये होगा ना 40 और ये हो जाएगा हमारा क्या 2160 और ये हमारा हो जाएगा 46 और जब 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 और 7 1 तो डेल 2 की वैल्यू क्या आएगी? ये हमारा +6 होगा ना, ये +6 होगा। जब इसको घटाएंगे +6 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 26 होगा, ये 34 होगा। जब 34 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 तो डेल 2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी? डेल 2 = 180। देखिए डेल 1 की वैल्यू 91, डेल 2 की वैल्यू 91, डेल 1 की वैल्यू 91, डेल 2 की वैल्यू 182। अब ऐसे डेल 3 निकालेंगे। तो डेल 3 निकालने के लिए क्या हम करते हैं? डेल 3 निकालने के लिए वही काम करना है कि इसको लास्ट लिखना है और वेरिएबल लिख देना है। तो 612 और 131 और फिर 558 ये हमारा क्या होगा? डेल 3 हो जाएगा। डेल 3 निकालने के लिए वही काम हम करेंगे 6 और ये खत्म होगा तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -5 होगा। 324 और 1 में 5 का मल्टीप्लाई किया -5 फिर -1 किया, ये खत्म हुआ और ये हो जाएगा 8 और फिर ये हो जाएगा -10। फिर हमारा हो जाएगा +5 और ये होगा हमारा 1 और ये हो जाएगा -6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 × 19 और ये हो जाएगा -2 +2 और ये हो जाएगा -25। 140 और ये हो जाएगा -25 तो ये 23 ये हो गया हमारा 91। कह सकते हैं कि डेल 3 बराबर क्या आया हमारा 90। डेल 3 बराबर भी हमारा 91, डेल बराबर भी 91, डेल 2 बराबर भी हमारा 90, डेल बराबर 91, डेल 1 बराबर 91, डेल 2 बराबर 182 और डेल 3 बराबर 91। ये आ गया। अब हम करेंगे ये कि इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए अब हम फार्मूला जो होगा उसको लिखेंगे। फार्मूले को कहां लिखे? देखिए एक की वैल्यू हम पा गए डेल 1 डेल 2 डेल 3, तो उसके बाद थोड़ा सा रख कर देंगे तो फिर हम डेल 1 डेल 2 डेल की वैल्यू पा गए। तो इसी को थोड़ा सा रख कर देते हैं।
की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल की वैल्यू जो है 91, फिर डेल 1 की वैल्यू क्या है, वो भी 91 है, फिर डेल 2 की वैल्यू क्या है, वो 11 है, फिर डेल 3 की वैल्यू क्या है, वो भी हमारी 90। देखिए तीन चीज हम पा गए हैं, क्या क्या पा गए हैं, डेल पा गए हैं, डेल 1 पा गए हैं, डेल 2 पा गए हैं, डेल 3 पा गए हैं, डेल 1 डेल 2 डेल 3। तो अब हम फार्मूला जानते हैं कि x बराबर डेल 1 अपन जो क्रैमर नियम है, क्रैमर नियम से लिखेंगे, क्रैमर नियम से, क्रैमर के नियम से x बराबर डेल 1 अपान डेल, फिर y बराबर डेल 2 अपान डेल, फिर z बराबर डेल 3 अपान डेल। तो डेल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 91 अपान 91 इक्वल टू 1। ऐसे ही 182 अपान 91 और 191 अपान 91 इक्वल टू 1। तो हमारा x की वैल्यू क्या है, 1 आया, y की 2 और z की 1। कहने का मतलब कि हमने क्या किया, x y z की वैल्यू निकाल लिया। कैसे x y z की वैल्यू निकाला, कि अगर हमारे पास कोई तीन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो तो उसको सबसे पहले हम डिटरमिनेंट में सॉल्व करने के लिए करते ये है कि डेल निकालेंगे, और डेल कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, और डेल निकाला, उसके बाद हमने डेल 1 निकाला, उसके बाद हमने डेल 2 निकाला, उसके बाद हमने डेल 3 निकाला, और डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू निकालने के बाद हमने x y और z की वैल्यू निकाला। x y z की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, डेल 1 अपान डेल, डेल 2 अपान डेल, डेल 3 अपान डेल किया, और ये सॉल्व किया, तो x y z की वैल्यू हमारे पास। इतना होने के बाद भी हम ये देख सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है कि गलत है। अब देख ले x y z की वैल्यू हमारे पास आ गई है, आगे अब देखेंगे कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारा सही है कि गलत है। इसके लिए x y z की वैल्यू किसी तीनों समीकरण में किसी एक में पुट करेंगे, वो भी करके देखते हैं। ये सब आपने उतार लिया ना, एक बार देख ले, आप एक बार ना हो तो इसको देख ले अच्छे से कि कैसे हुआ। ये आपने देख लिया डेल 1 डेल 2 डेल 3। अब हम बता दे रहे हैं कि एक एक की वैल्यू कैसे प्रूव करते हैं। अब देखिए x y z कोई एक इक्वेशन ले लें, 6x + y - 3z = 5। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, तो ये 6 × 1। फिर y की वैल्यू क्या है, 2 है, फिर z की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखेंगे कि इसके बराबर आ रहा है नहीं, तो 6 + 2 - 3, 6 × 8 - 3 = 5। करने को ये इसके बराबर आया ना, तो ये हम कह सकते हैं कि x y z की जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है कंफर्म 5 नंबर में आता है, और हमने देखा है कि अभी तक जितने सेमेस्टर हुए हों, जितने मतलब कि एग्जाम हुए हों, जरूर ये क्वेश्चन रहेगा
केवल हमारे डिजिट चेंज होते हैं, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए 100% होता है कि क्रैमर के नियम से आप इन तीनों इक्वेशन का x y z की वैल्यू निकालें, चाहे कोई तीन असंगत मतलब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दे देता है और कहता है कि क्रैमर के नियम से इसको सॉल्व करें। तो आप देखें और कंफर्म है कि आपको एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछेगा। तो ये तो रहा एक क्वेश्चन। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए और फिर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्रैमर जो नियम है बहुत अच्छा नियम है और इससे आप किसी भी नॉन होमोजेनियस के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो एक कोई क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको पूरे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब मैं बताता हूं क्वेश्चन को उसको ध्यान से देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, उसको भी आप देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, पूछ करेंगे। तो हमने क्रैमर का एक नियम तो बता दिया आपको, ऐसे ही एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं आपको कि क्रैमर को और अच्छे से आप समझ जाए। ठीक है, क्वेश्चन है x plus y plus z equal to a, x plus y plus z equal to a, क्वेश्चन x plus y plus z equal to a। दूसरा है 4x plus 2y plus z, 4x plus 2y, 4x plus 2y plus z equal to 11, 4x plus 2y plus z equal to 11, 9x minus 3y plus 9x minus 3y plus z, 9x minus 3y plus z equal to 9x minus 3y plus z equal to 6। इसको क्रैमर के नियम से क्रैमर के नियम से हल। सबसे पहले इसमें भी डेल निकालेंगे। डेल निकालेंगे तो डेल इक्वल टू होगा ये 1 4 9, ये होगा 1 2 -3 1 1 1 7 8 1 1। डेल की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है डेल की वैल्यू। डेल की वैल्यू आप बताएं। डेल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लिया हमने तो ये इसमें से मल्टीप्लाई कर 2 हो गया और 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्लस 3 हो गया, फिर -1, फिर ये -1 लेंगे तो ये हो गया 4 और -9, फिर +1 और +1 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -12 और ये हो जाएगा -15। तो सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 और ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा -, जो नॉट इक्वल टू 2 है। डेल की वैल्यू क्या आई -20। ऐसे ही डेल 1 निकालते हैं,
डेल 1 के लिए लिख दे रहे हैं, निकालना आपको होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे सीखिए कि डेल 1 कैसे निकलेगा। ये डेल 1 निकालने के लिए 8 11 6 और ये इससे रहेगा 1 1 2 1 -3 1। डेल 1 की वैल्यू निकालिए। डेल 1 की वैल्यू निकाल के आपको बताइए जल्दी से कि क्या आ रहा है डेल 1 की वैल्यू। जब डेल 1 की वैल्यू बता दिए तो फिर हम डेल 2 बताएं। डेल 1 की वैल्यू आप बताएं जल्दी से, और मैं जानता हूं डेल 1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जल्दी से आप डेल 1 की वैल्यू बताएं। डेल 1 की वैल्यू बता देंगे तो फिर आपको आगे काम हो जाएगा। हमने डेल की वैल्यू नहीं बताया है, आपको डेल 1 की वैल्यू बतानी है। डेल 1 की वैल्यू जो आएगी -10 आएगी। मैं लिख दे रहा हूं डेल 1 की वैल्यू -10 और आप साथ डेल 1 की वैल्यू क्या आई -10 आई। डेल 1 की जो वैल्यू आई हमारी -10 आई। एक बार आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए -10 आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट में रिप्लाई करिएगा और फिर हम बता देंगे कैसे आपका होगा। और मैं जानता हूं कि आप कर ले जाएंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट को मैं आज 3-4 दिन से 3-4 वीडियो बना चुका हूं और 3-4 वीडियो में आप देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि कैसे काम करना है, कैसे डेल निकालना है। तो वैसे ही आप डेल 1 निकाल लेंगे और डेल 1 निकालने के बाद फिर से आप डेल 2 निकालेंगे। डेल 2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही 149 1 4 9 और बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा 8 11 6 8 11 6 फिर 1 1 1। ये हो गया हमारा। अब डेल 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या होगा जल्दी से, आपके पास टाइम है। डेल 2 की वैल्यू निकाल दें आप। डेल 2 की वैल्यू आप निकालेंगे क्या होगा। अगर आप डेल 2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा -1, जो आप कर लेंगे। मैं जानता हूं कि आप डेल 2 की वैल्यू निकाल लेंगे -20 होगा, जो कि आपने डेल निकाल लिया, डेल 1 निकाल लिया और डेल 2 -20 निकाल लिया। जब डेल 1 हो गया, डेल 2 हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, डेल 3 बचा। डेल 3 के लिए हम क्या करेंगे कि 149 1 4 9 1 2 -3 और ये होगा 8 11 6। डेल 3 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। डेल 3 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। डेल 3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -120। आपने डेल 1 निकाल लिया, डेल 1 निकाल लिया, डेल 2 निकाल लिया, डेल 3 निकाल लिया। उसके बाद अब क्रैमर के नियम से साफ करना है। आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें कि डेल की वैल्यू कैसे निकली, डेल 1 की वैल्यू कैसे निकली, डेल 2 की वैल्यू कैसे निकली, डेल 3 की वैल्यू कैसे निकली। उसके बाद आप लिखेंगे क्रैमर के नियम से, क्रैमर के नियम से। क्रैमर के नियम से x बराबर डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन डेल, z बराबर डेल 3 अपॉन डेल। वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, डेल 1 डेल 2 डेल 3 कितना है, डेल 1 डेल 2 डेल 3। अब डेल 1 की वैल्यू जो होगी वो हम यहां रखेंगे -10 अपॉन -20 इक्वल टू माइनस करते हैं 1/2। ऐसे ही y की वैल्यू डेल 2 रखेंगे -20 और डेल की वैल्यू से रखेंगे -20। ये कटेगा और ये हो जाएगा 3/2। ऐसे ही डेल 3 की वैल्यू हम रखेंगे -120 और -120 अपॉन -1 और ये हो जाएगा। ताने x की y की z की वैल्यू आपको निकल गई। तो आप इसी तीनों इक्वेशन में आप x y z की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमारा RHS आ गया
सही है, और नहीं आया तो फिर से एक बार देखेंगे कि हमने जो प्रोसेस किया है, जो काम किया है, कहां हमने प्लस माइनस छोड़ा। वैसे एक बात एकदम स्पष्ट समझ जाइए कि जब भी हम क्रैमर के नियम से सॉल्व करेंगे तो उसका डेल डेल 1 डेल 2 डेल 3 हम निकालेंगे, और निकालने के बाद x y z की वैल्यू निकालेंगे, x y z की वैल्यू निकालने के बाद इस मूल इक्वेशन में रखेंगे, और यही चेक करने का प्रोसेस है। अगर एग्जाम टाइम में आपने x y z की वैल्यू निकाला और उसके बाद चेक कर लिया तो कंफर्म हो जाएंगे कि 5 नंबर आपका है, क्योंकि आप खुद उठाइएगा 10 साल का पेपर और उसमें देखिएगा तो दिखाई देगा कि हर साल क्रैमर के नियम से क्वेश्चन पूछता है। कोई ऐसा टाइम ना हो, कोई ऐसा साल ना हो, कोई ऐसा ईयर ना हो जिसमें ये 5 नंबर में क्वेश्चन ना पूछा हो। कहने का मतलब कि आप 50 नंबर में 5 नंबर आज पा गए। अगर आज आपने ये काम कर लिया, आज आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आज आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जान लिया, तो आप 100% है कि आप 5 नंबर बोर्ड के एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पा गए। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अच्छे से देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको कमेंट करिएगा, रिप्लाई करिएगा, तो मैं इस पे एक नया वीडियो बना के आपको डाउनलोड करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्रैमर कैसे सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, क्रैमर के नियम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जान जाइए कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने आ गया तो 100% मैं श्योर हूं कि कोई भी आपको 5 नंबर काटने से देने से मना नहीं कर पाएगा, और आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। धन्यवाद।